अब देखो, हमने मैकेनिकल एनर्जी अब तक फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ा है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है पहले वो समझो। मैकेनिकल एनर्जी या फिर हम उसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम लोग मैकेनिक्स में एनर्जी की बात करेंगे, इट इज़ दिस एनर्जी। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है एनर्जी यूज़ करने का? एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर है मतलब मैथमेटिक्स ईजी होता है उसका, है ना, ट्रीट करना आसान होता है। हमारा जो फोर्स है, अगर स्प्रिंग का फोर्स देखोगे SHM के अंदर, तो फोर्स का इक्वेशन क्या था? -kx। फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। ये देख के बताओ। फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, फंक्शन है मतलब वेरिएबल है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। तो जब भी ऐसे वेरिएबल फोर्सेस आ जाए, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एनर्जी का प्रिंसिपल यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अगर कोई भी मैथमेटिक्स आगे करना है, उससे रिलेटेड मोशन पढ़ना है, और जहाँ पर ये SHM की बात नहीं चल रही, जनरल बता रहा हूँ, जहाँ पर फोर्स आ रहा है जो कि वेरिएबल है, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बेसिक। हमने जो न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ा है, फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ा है, उसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा घुस जाता है। जबकि एनर्जी जो है, एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करोगे तो थोड़ा सा हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि एनर्जी किस तरह की होती है इस पार्टिकल के केस में। और फिर JEE वाले बच्चे इसके एप्लीकेशन एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जहाँ पर एक इस तरह का एग्जांपल रहता है, देयर इज़ रिजिड सपोर्ट, फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को एक मास लटका हुआ है, वो मास लकड़े का मास है, यहाँ से गोली से फायर करेंगे, गोली का इनिशियल स्पीड दे देंगे, बुलेट है एक, वो इनिशियल स्पीड v से आ रही है, फिर इसके अंदर घुस जाएगी, इतना डिस्टेंस घुसेगी, उसके बाद स्प्रिंग कितनी अंदर दबेगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, JEE लेवल पे आएंगे, अपने बोर्ड्स पे ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कि ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, उसके आगे फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हाँ, सरफेस यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वाला है, उसके आगे स्मूथ है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें ये एक ऑब्जेक्ट था, कार थी, कार का इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन था, इसी तरह का। रियल कार के क्रैश टेस्ट इसी तरह से करते हैं। तो ये एक कार है, वो किसी तो स्पीड से आ रही है, और यहाँ पर रफ सरफेस है, फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रफ सरफेस है, और उसके बाद स्मूथ है। ऐसा कुछ तो था क्वेश्चन, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है स्प्रिंग के लिए, फिर बाकी आपके न्यूटन के लॉज वगैरह लगाने हैं, फ्रिक्शन के इक्वेशंस लगाने, वो सारी चीज़ें। मतलब 3 से 4 या 5 फिजिक्स के कंसेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया था, KVPY का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव में, अपने को इतना हायर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, बोर्ड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिक। एक बार बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ज़्यादा, बट फिजिक्स यही यूज़ होगा जो मैं अभी पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। SHM में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर लेके चलेंगे, ये स्प्रिंग, ये हमारा मास। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में ऑब्जेक्ट जो है, मास जो है, क्योंकि हम स्प्रिंग का मास निग्लिजिबल ले रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट स्प्रिंग। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास है और वो मूव कर रहा है, सो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? बिकॉज इट इज़ मूविंग, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज़, जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाती है और उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो वो वापस से स्ट्रेच हो रही है, तो उसके अंदर कोई तो एनर्जी स्टोर्ड है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। किसके अंदर? स्प्रिंग के अंदर। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस और स्ट्रेच हो रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों टाइप की एनर्जीज प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? वही स्टैंडर्ड फार्मूला 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का एक बहुत ही सुंदर सा फार्मूला है, हर जगह वही रहता है, 12mv²। सिर्फ कुछ जगह पे ये चेंज होता है एक्सट्रीम फिजिक्स में, बट एनीवेज आपके सिलेबस में यही फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक ही फार्मूला 12mv², तो उसको कोई डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एनर्जी निकालने वाले हम लोग, वी विल फाइंड टोटल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सी ये टोटल एनर्जी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ दैट स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना अपना टास्क है। इसमें क्या कुछ टास्क नहीं है, वेलोसिटी है। चलो इसको सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 12m
वी स्क्वायर। अपने पास वेलोसिटी के इक्वेशंस है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एक्स, पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन है, याद है क्या? क्या फॉर्मूला बताओ? बट वेलोसिटी इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, तो वी स्क्वायर यहाँ पर डाल दो तो क्या हो जाएगा? सही है क्या? देखो है या नहीं है? सो पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा ये हमें इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों नहीं? इधर देखो ना, इस इक्वेशन में देखो, वो तो बात सही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, बट क्यों नहीं है? ये फॉर्मूला में देख के बताओ। क्या एम कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए क्या है? एक्सेलरेशन, सॉरी ए क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो ए इज ऑल्सो कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता है ना मोशन का, तो बचा क्या? एक्स। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका पोजीशन जो है, मीन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो इन बिटवीन वो एक्स चेंज हो रहा है थ्रू आउट। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स, इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। ये इक्वेशन देखो ज़रा, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बट हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो मैं k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इधर डाल दूँ तो क्या आ जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लुक एट द फॉर्मूला, लुक एट द फॉर्मेट। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ये मेरा प्लस ए, ये वाला माइनस ए, तो ग्राफ कैसा आएगा? इक्वेशन देखो, ये किसका इक्वेशन है? y इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है? ठीक है, वो माइनस साइन भी आ रहा है तो वो एक निगेटिव उल्टा पुल्टा होगा, वो ठीक है, बाद में देखेंगे। ये फॉर्मेट किसका है देख के बताओ। पैराबोला, सही है। किसका फॉर्मेट है ये? पैराबोला। y इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर या x इज फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इधर माइनस है, अगर ऐसा होता तो पैराबोला स्वामी नारायण, ठीक है। माइनस है तो उल्टा स्वामी नारायण, है ना, वो लोग ऐसे करते हैं, अपन उल्टा करेंगे, तो ये माइनस हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ कांस्टेंट के साथ है, तो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे होता तो माइनस साइन आता इसके लिए, बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कुछ तो कांस्टेंट माइनस है, तो इसी को पैराबोला को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इधर ऊपर कहीं तो शिफ्ट कर दो। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल फंक्शन देख के। क्या हुआ? ये मैथ्स में पढ़ा होगा ना सब, मैथ्स के सर ने, हाँ 11th में था क्या पैराबोला? कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो अब ये तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स से पता हो तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ग्राफ बन जाता है। अगर अपने को इतना भी मैथ्स नहीं आता तो भी हम लोग बना सकते हैं ग्राफ। कैसे? एक्स की वैल्यूज़ डाल के, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक्स की वैल्यू 0 डालो, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एट, यहाँ लिख दो, एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ के ए स्क्वायर। के कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सही बात है ना। मैक्सिमम क्यों आएगी? क्योंकि ये जब मैं 0 कर दूंगा, इसको मैं 0 कर दूँ तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी, इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। कितना है मैक्सिमम वैल्यू? हाफ के ए स्क्वायर, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। और मैं x की वैल्यू प्लस ए डाल दूँ तो, इधर प्लस ए डाल दूँ तो x की वैल्यू प्लस है ना, x एट x इक्वल टू प्लस और माइनस ए दोनों डाल देते हैं एक ही बार में। काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है बताओ? हाफ के ए स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस ए का स्क्वायर। अब बताओ क्या? हाफ के हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? तो ये ए स्क्वायर होना है, ये ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो कितना? तो ये 0 ही आना है ना, ये डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी हो रही है 0, मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, है ना। अब इन बिटवीन लाइन स्ट्रेट, मैं इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसा भी ग्राफ बना सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरा फंक्शन लीनियर चाहिए। क्या मेरा फंक्शन लीनियर है? एक्स जो है वो लीनियर नहीं है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, ये कर्व्ड लाइन आएगी।
ये कर्व लाइन बना दी, ये कर्व लाइन बना दी, ठीक है, बन गया मेरा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब लॉजिक से सोचो, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। फ्लिप कहाँ करता है? डायरेक्शन फ्लिप किधर होती है? टर्निंग पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस ए और माइनस ए पे टर्न हो रहा है, तो वेलोसिटी वहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स पे जीरो, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। लॉजिक सही चल रहा है, मोशन के हिसाब से चल रहा है। मीन पोजीशन पे फास्टेस्ट जाता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर मैक्सिमम। सही है पूरा ग्राफ। अब मैं थोड़ा इसको सुंदर बना देता हूँ, बस डिज़ाइन इसका पैराबोला दिखना चाहिए, इसलिए पैराबोला बनाओ तो अपने हिसाब से। कर्व लाइन बना लो और पॉइंट एडजस्ट कर लो। हाँ वो तुम लोग कर लो यार अपने नोटबुक में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी का गंदा एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन आने वाला है, तो पहले ये लिख लो, ठीक है। ये उसके केसेस हो गए। केसेस की वैसे ज़रूरत नहीं थी अगर आपको अच्छे से मैथमेटिक्स आता है तो ग्राफ तो आपको सिर्फ इक्वेशन देख के बताते आना चाहिए। इक्वेशन देखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है और उसमें माइनस आ रहा है तो उल्टा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कांस्टेंट माइनस कर रहे हैं, मतलब हमारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लिख लो ग्राफ बना लो, ये लिख लो, ये मत लिखो, एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स मत लिखो। एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पार्ट आएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड पार्ट टोटल एनर्जी। फिर दोनों के ग्राफ मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसके बाजू में कर लेते हैं, अच्छा हाँ, एक और अपने को ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, एज अ फंक्शन ऑफ टी भी हम लोग निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन को, ठीक है। और उसका भी अलग ग्राफ बनेगा। ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ग्राफ था अभी जो बनाया है ना, यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा ग्राफ इस तरह का, प्लस ए माइनस ए प्लस ए, और ये अपना काइनेटिक एनर्जी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स मतलब पोजीशन एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टाइम के साथ भी चेक कर सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट ठीक है चलो, है तो बुक में पढ़ लेते हैं टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का तो अपने यूनिवर्सल फार्मूला है ही, क्या फार्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी का अपना फार्मूला यूज़ करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जनरल वाला। तो पहले मैं याद करा दूँ यहाँ पर रफ वर्क में, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये था अपना जनरल फार्मूला फॉर पोजीशन, है ना। एसएचएम में इसको कॉस भी लिख सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है साइन लिखना, बट हम लोगों ने अपने बुक में साइन से शुरू किया तो वो साइन से ही हम लोग ले रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ए, इसका डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये समझ में आ रहा है सबको, डेरिवेटिव लेना आता है सबको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ ले लेंगे, v इक्वल टू, बट v इक्वल टू क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका डेरिवेटिव वापस से बता देता हूँ, ए कांस्टेंट है, बाहर ले लो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और ये अंदर फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 और ये तो 0, सो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव ओमेगा पूरे ब्रैकेट का। तो ये हो गया अपना वेलोसिटी इक्वेशन, इसका स्क्वायर कर दो और इधर डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये वैसे भी कांस्टेंट है, इनको कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। देख लो क्या किया मैंने, एम ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया के, इधर किधर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हमने? सिंस के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये अपने सबको आता है फॉर्मूला, है ना, स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन में किया हुआ है। ओके, अब ये फॉर्मूला देख के इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो आपको कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए, कॉस थीटा का ग्राफ या कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो पता होना चाहिए। कॉस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, सही है। लेफ्ट साइड बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा,
नेगेटिव वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बस अब यहाँ पर बनाते वक्त काइनेटिक एनर्जी एक्स नहीं सॉरी टी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है क्या, नॉइस, तुम लोगों का ध्यान जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। जल्दी रखना है क्या कल से, और जल्दी, पर इसको नहीं हाँ अजून एक महत्त्वाचा, थांबा 1 मिनट पॉज कर दो याला, नहीं राहू दे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम निकालना है। कॉस का ग्राफ तो पता चल गया आपको कैसा है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। पहले तो कॉस का ग्राफ कैसा था, ऐसा, इसके बाद नेगेटिव था ना, उसको पॉजिटिव कर दो। समझ में आया क्या? कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, बस ये एक्सिस यहाँ ले लो, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये इधर से ऐसा ऐसा ऐसा। अब बस जो नेगेटिव वाला पार्ट था यहाँ पर उसको फ्लिप कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको आगे लेके चलते जाओ, इस तरफ भी इसको खींच लो आगे। अब बाकी आपके ड्राइंग के ऊपर है, कितना अच्छा बना सकते हो, ड्राइंग बना लो, बन गया ग्राफ। तो क्या समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ सबसे पहले तो मैक्सिमम जब मीन पोजीशन पे है, टाइम t = 0 मीन पोजीशन से लिया है यहाँ पर, रियलिटी में +5 भी है। ये +5 इस ग्राफ को इधर या उधर शिफ्ट कर सकता है। ये ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मेरा अजम्पशन ये है phi = 0, या फिर t = 0, हाँ t = 0 पे phi = 0 लिया तभी जाके ये ग्राफ बनेगा। अगर t = 0 पे phi का वैल्यू कुछ और ले लो तो ये ग्राफ इधर या इधर शिफ्ट हो सकता है ना। तो वो एक केयरफुल रहो, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मैंने ये अजम्पशन किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, दूसरा अभी कौन सा करें, काइनेटिक एनर्जी हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, है ना। फिर उसके भी दोनों ग्राफ बनाएंगे, ये बना लो, और फिर सारे ग्राफ को एक ही इस पे ले लेंगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से। अब नेक्स्ट करें पोटेंशियल एनर्जी। चलो, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, याद करो, मैंने इससे पहले कई बार ये बात पढ़ाई है कि पोटेंशियल एनर्जी ये एक बहुत खास चीज़ है फिजिक्स के लिए, है ना। तो ये हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वो वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक टेबल है अपने यहाँ पर का, टेबल पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से यहाँ तक उठा लिया, h हाइट से उठाया, तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट सम एनर्जी, है ना। आप चीज़ों को ऐसे उठा रहे हो तो आपको उसे लिफ्ट करने में यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दैट ऑब्जेक्ट। आपकी एनर्जी स्पेंड होगी, यू आर एक्सटर्नल एजेंट, आपकी एनर्जी स्पेंड होगी और इसमें जाएगी। कैसे जाएगी, देखो, आपने फोर्स किस तरफ लगाया, चीज़ों को उठाने के लिए ऊपर, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज वर्क डन। तो आपने वर्क किया अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। तो किसी भी फोर्स फील्ड में उस फोर्स फील्ड के अगेंस्ट अगर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क डन करे तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, विच इज mgh। कहाँ से, आपने फोर्स कितना लगाया, नीचे mg है, आप अगर mg की जितना फोर्स लगाओगे तो आप लिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा लगाओगे तो भी लिफ्ट कर सकते हो। तो लेटर से आपने mg फोर्स लगा दिया, तो वर्क डन आपने कितना किया, mgh। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, mgh। ये अपना स्कूल लेवल का फॉर्मूला, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताना था मुझे, कि जो भी बाहर से वर्क होता है वो उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। कब स्टोर होता है, जब वो फोर्स फील्ड के अंदर होंगी तब। यहाँ पर फोर्स फील्ड है या नहीं है, इस एग्जाम्पल में कौन सी फोर्स फील्ड है, इस एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है ना। अब ज़रूरी नहीं कि फोर्स फील्ड हो, कोई भी फोर्स होगा उसके अगेंस्ट आप कुछ कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब अपने एग्जाम्पल में SHM में वो फोर्स होगा स्प्रिंग का फोर्स, उसके अगेंस्ट हम लोग वर्क करेंगे एक्सटर्नली, और फिर वो वर्क जो किया वो स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इमेजिन करो मेरे हाथ में स्प्रिंग है, खींचा मैंने, खींचते वक्त कौन ताकत लगा रहा है, मैं या स्प्रिंग, मैं लगा रहा हूँ, बदले में स्प्रिंग भी तो लगाएगी।
अब जो मैंने फोर्स लगाया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग, सो मैंने वर्क डन किया, किस पे किया? स्प्रिंग पे। अब इसके बदले स्प्रिंग के अंदर क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मैंने जैसे स्प्रिंग को छोड़ा, है ना, वापस से वो रिस्टोर करेगी, उसको अगर हमने कोई ब्लॉक लगा दिया तो ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैनिफेस्टेड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है और कहाँ से आती है? तो वही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर लेंगे, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, फ्रिक्शनलेस सरफेस, आइडियल स्प्रिंग मतलब कैसी? मास लेस, ट्विस्ट लेस, एकदम इज्जत वाली स्प्रिंग है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी चीज़ों से। वैक्यूम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? वैक्यूम में नहीं, फोर्स फ्री रीजन में पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं। वैक्यूम में तो फोर्स फ्री होता है। किसने बोला? अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून को खींच रही है, बीच में तो वैक्यूम है ना। कहाँ हवा है? मून और अर्थ के बीच में हवा थोड़ी ना, सिर्फ अर्थ पे हवा है, एटमॉस्फेयर अर्थ पे है, अर्थ के बाहर कहाँ है? वैक्यूम भी है, सन और अर्थ के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़बरदस्त है, उसका रेंज इनफाइनाइट है, आप स्पेस में किधर भी चले जाओ। तो फिर सर ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई जगह ही नहीं है ना। हम तो हाइपोथेटिकल लेके चलते कि लेटस से ऐसी कोई जगह ढूंढ ली जहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो वहाँ पर वर्क डन नहीं होगा, है ना। ठीक है, और ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों है पता है? यूनिवर्स बहुत बड़ा है ना। हम लोग तो बस अपने गैलेक्सी को जानते हैं और अपने छोटे से सोलर सिस्टम को जानते हैं। हमारी रेंज कितनी है? तो सोलर सिस्टम के थोड़ा बाहर निकल गए, है ना, वॉयेजर लेके गए थे। तो वॉयेजर लेके भी जाओ, अगले हज़ारों साल तक वो आगे अपने गैलेक्सी को नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड से भी जाओ तो भी अपने गैलेक्सी का कुछ कितने तो बिलियन लाइट ईयर्स का तो डायमीटर है। अच्छी बात यह है कि हम लोग कॉर्नर पे, तो हम लोग भाग सकते हैं गैलेक्सी से बाहर, फिर भी इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स, तो पॉसिबल नहीं है गैलेक्सी को भी क्रॉस करके बाहर जाना। जब बाहर जाएंगे तब सोच सकते हैं कि भाई ग्रेविटी है या नहीं है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ऐसा बोला जाता है कि उसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। और ये हो गया एक न्यूटन का थियरी के हिसाब से। आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से तो स्पेस टाइम फैब्रिक है, स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक है, और उसके ऊपर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसको कर्व कर रहे हैं। मतलब हर जगह स्पेस टाइम है, हर जगह ग्रेविटी है। उस हिसाब से तो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है ही नहीं कोई, क्योंकि कर्वेचर तो जहाँ हेवी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर ज़्यादा है ना। और सिर्फ एक हेवी ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, बहुत सारे हैं, पूरा गैलेक्सी देख लो, और गैलेक्सी का तो मास सोचो कितना बड़ा है, तो वो तो स्पेस टाइम को कितना कर्व करता होगा, है ना। तो वो बहुत बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात है कि ऐसा कोई जगह ढूंढ पाना। होगी ना, नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पेस भी तो बहुत बड़ा है ना। हो भी सकता है कि हमारे गैलेक्सीज जहाँ पर है ऐसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इन बिटवीन क्या है? इन बिटवीन हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पर ग्रेविटी ना हो, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हमने पढ़े थे। न्यूट्रल पॉइंट पता है क्या? न्यूट्रल पॉइंट शायद से मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, आपको या 11th को पढ़ाया था। तो 2 प्लैनेट्स है, प्लैनेट 1 प्लैनेट 2, बीच में एक पॉइंट ऐसा ले लो, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स राइट, दोनों बैलेंस हो गए तो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया वो पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज़ीरो हो गए। ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए बट ग्रेविटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। एनीवेज आ जाओ अपने टॉपिक पे। ये स्मूथ सरफेस है, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, ये उसका सेंटर ऑफ मास ले लो, मीन पोजीशन ये है x = 0। यहाँ से हमने ये प्लस है माइनस है ये सारे पोजीशंस, लेटेस्ट से यहाँ से हमने इसको यहाँ तक मूव किया x तक, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब मेरा फोर्स कांस्टेंट हो। क्या मेरा फोर्स कांस्टेंट है? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। ये तो पता है वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? किसी उसके जो टोटल रेंज है मोशन की, कहीं पे एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ गया? यहाँ कहीं तो आ गया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी होगी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है अब, और इसके
इस पोजीशन से थोड़ा सा आगे अगर मुझे मूव करना है, बहुत छोटा डिस्टेंस जब हम मूव करेंगे तो उस छोटे डिस्टेंस में, क्योंकि ये x बहुत छोटा है, x में चेंज छोटा है, तो फोर्स में भी चेंज बहुत छोटा होगा और यू कैन से दैट फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो वर्क डन जो है यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा dw, वर्क डन dw विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली f वेक्टर डॉट dx वेक्टर होता है या fs cos थीटा होता है, ठीक है। एंगल देख लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम किसके फोर्स की बात कर रहे हैं, किसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, देख लो। स्प्रिंग फोर्सेस डिफाइन किया हमने, स्प्रिंग फोर्स होता है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हमने किया इस तरफ, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, सही है। दिस इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज वर्क डन विच इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये वर्क डन हो गया। फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना होता है, माइनस के एक्स। ये इधर डाल देंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया है, फोर्स स्प्रिंग फोर्स एफ एस क्या है, ये लिख लो क्या यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, है ना। यही होता है एसएचएम में, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है। ओके, यहाँ पर ये फॉर्मूला है अपना, F इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ये यहाँ डाल दिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, के एक्स डी एक्स आ गया मेरा छोटा सा वर्क डन। टोटल वर्क डन करेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा के कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। सो वर्क डन हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। आ गया डेरिवेशन, छोटा था, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं। क्या ये इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में है, क्या ये इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, पहले ये बताओ। नेचर क्या होगा ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन, लीनियर थोड़ी ना है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो कौन सा, पैराबोला। अभी तो किया था ना, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है तो स्वामीनारायण, माइनस के एक्स स्क्वायर है तो उल्टा स्वामीनारायण। तो ये याद रखो ना। तो ये कौन सा वाला स्वामीनारायण, सीधा नॉर्मल वाला, तो बना दो ऐसा। ये अभी बाकी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपन एक्सिस को, ठीक है। पैराबोला बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है मेरे लिए। ये प्लस है, तुम लोग यार बना लो अच्छा वाला सुंदर सा, और ये माइनस है, वेरीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 डालने पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है क्या, सोचो। x इक्वल टू 0 मतलब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो उसमें कहाँ से एनर्जी आएगा। तो लॉजिक के हिसाब से भी सही है और मैथमेटिकली सही है। a डाल देंगे तो फुल्ली स्ट्रेच्ड, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे रबर बैंड की तरह सोचा, ऐसे खींच लेंगे तो ऑब्वियस बात है एनर्जी मैक्सिमम है, छोड़ेंगे तो फटका ज़्यादा जोर से लगेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दिस मैक्सिमम वैल्यू। चलो वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के इंटू 0 का स्क्वायर, सो दैट इज 0। एट x इक्वल टू प्लस और माइनस है, बताओ, हाफ के ए स्क्वायर, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सही है, हो गया ग्राफ। टाइम के साथ भी बना सकते हैं, टाइम के साथ बना ले। टाइम के साथ बनाना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे करेंगे, x इक्वल टू बताओ फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा, साइन का ग्राफ पता होना चाहिए पहले तो। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, 0 से स्टार्ट होता है।
साइन स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन नेगेटिव वाला भाग नहीं आएगा, गायब हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। बाकी अब बना लो, अच्छा सा ग्राफ बना लो, ठीक है। ये टाइम एक्सिस, ये काइनेटिक एनर्जी एक्सिस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। वापस से ये ग्राफ बनाते वक्त अजम्पशन क्या किया है, 5 0 अजम्पशन किया है, तभी ये फंक्शन साइन रहेगा। फाई की वैल्यू 0 के बदले कुछ और ले लेंगे तो ग्राफ इधर उधर शिफ्ट होता है, क्योंकि आप डाल के देख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन का ग्राफ कॉस बन जाता है ना। देखा जाए तो साइन कॉस अलग फंक्शन नहीं, एक ही है, सिर्फ इधर उधर शिफ्ट करने वाली बात है ना। बस तो हो गया, दोनों ग्राफ बना लिया। अब बुक में देख लो ग्राफ है क्या, दोनों ग्राफ को साथ में भी बना सकते हैं, ये लिख लो, साथ में बना देंगे सारे ग्राफ।